सिक्के अपने आप में जीता जागता इतिहास हैं। आज सिक्कों की जुबानी हम सुनेंगे पांड्यन राजवंश की कहानी। इस राजवंश ने दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस लंबे समय काल में दक्षिण भारत में 2 और राजवंश चोला और पल्लव भी थे, जो इस इलाके पर एकाधिकार के लिए पांड्यन राजवंश को समय समय पर चुनौती देते रहे। पांड्यन राजवंश के सिक्कों ने ये सारा उतार चढ़ाव भरा इतिहास बड़े करीब से देखा है। पांड्यन साम्राज्य के 2 सबसे बड़े शहर थे, कोरकई और मदुरई। व्यापार के मामले में इस राज्य का संबंध ग्रीस, चाइना, मलेशिया, श्रीलंका और मालदीव से भी जुड़ा था। 3री शताब्दी बीसी में भारत पर मगध साम्राज्य का शासन था, जिसके सिक्के गोल नहीं थे। इन्हीं का प्रभाव पांड्यन राज्य के सिक्कों पर भी नजर आता है। प्रारंभ में पांड्यन सिक्कों पर एक तरफ शासकीय मोहर लगी होती थी और दूसरी ओर से वो कोरे होते थे। प्राचीन पांड्य साम्राज्य में कई मुद्राएं प्रचलित थी और उस समय इस राज्य की सबसे प्रचलित मुद्रा थी कासू। ये मुद्राएं तांबे की बनी होती थीं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पर हाथी का चित्र अंकित होता था तथा सिक्के के पीछे की ओर का हिस्सा कोरा छोड़ दिया जाता था। पांड्यन राजवंश के इतिहास को 2 हिस्सों में पढ़ा जा सकता है। पहला हिस्सा प्राचीन भारत के इतिहास में से आता है। इस समय के बहुत सारे पन्ने हैं जो इतिहासकारों की नजर में आज भी धुंधले हैं। 300 बीसी के दौर में जब ग्रीक यात्री मेगास्थनीज इंडिया आए तो उन्होंने भी पांड्यन राज्य के बारे में काफी कुछ लिखा। माना जाता है कि इस समय पांड्यन राज्य रोम और ग्रीस के साथ मोतियों का व्यापार करते थे और इस दौर में एक चांदी का सिक्का भी चलता था जिस पर मोती का चित्र बना हुआ था। प्राचीन पांड्यन इतिहास से जुड़े कुछ और सिक्के राज्य की पहली राजधानी कोरकाई के पास से मिले हैं। इन राज्यों में से एक सिक्के पर नंदी बैल का चित्र अंकित है। दूसरे तरह के सिक्के वो सिक्के थे जिन पर चक्रम जैसा चिन्ह बना हुआ था। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में चक्रम का चिन्ह पशुधन के प्रतीक के रूप में माना जाता है। बहुत सारे मुद्रा शास्त्री इसे कछुए का प्रतीक भी मानते हैं। यहाँ पाए गए कुछ और सिक्कों पर मत्स्य यानी कि मछली के चिन्ह भी प्रमुखता से मिलते हैं। पांड्यन सिक्कों के बारे में कुछ उल्लेख दक्षिण भारत के संगम साहित्य में भी मिलते हैं। इस साहित्य में कविताओं और श्लोकों के माध्यम से 3री शताब्दी बीसी से 3री शताब्दी एडी के इतिहास को दर्शाने की कोशिश की गई है। इस साहित्य में 2 पांड्यन राजाओं के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। पहले हैं पांड्यन राजा पेरुवलत, जिनका नाम एक सिक्के पर तमिल ब्राह्मी भाषा में अंकित है तथा पृष्ठभाग में मछली का चिन्ह बना है। इसी श्रृंखला में दूसरे राजा हैं इल्लम थलैयनम, जिनके सिक्के पर उनका नाम अंकित था। उस युग में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए राजाओं द्वारा किए जाने वाले अश्वमेध यज्ञ के कुछ प्रतीक, जैसे कि युवा स्तंभ जहाँ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा जाता था, और यज्ञ कुंड जहाँ यज्ञ की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद आहुतियां दी जाती थीं, इनको भी कुछ सिक्कों में दर्शाया गया है। इस राजवंश के बारे में सबसे ठोस प्रमाण मिलना शुरू होते हैं 9वीं शताब्दी में, जब चोलों के ऊपर पांड्यन साम्राज्य की जीत लंबे समय तक टिकी नहीं। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ा। हार के फलस्वरूप उन्हें चोलों के साथ समझौता करना पड़ा। इस समझौते के साथ शुरू हुई चोला पांड्यन शासकों की परंपरा। इस समय जो सिक्के पाए जाते हैं उनमें पांड्यन साम्राज्य की प्रतीक मछली और चोला साम्राज्य का प्रतीक चीता एक साथ इन सिक्कों पर दिखाई देता था। सिक्कों पर वो साथ अवश्य थे, परंतु इस समय के पांड्यन राजा के दिलों में प्रतिशोध की आग जल रही थी। इस आग को उनके वंशजों ने भी जलाए रखा। लगभग 200 साल की प्रतीक्षा के बाद अंततः आरंभ हुआ पांड्यन राज्य का 3रा युग। 13वीं शताब्दी में पांड्यन शासकों ने एक बार फिर से विजयश्री प्राप्त की, जब मरावर्मन सुंदर पंड्या के नेतृत्व में उन्होंने चोला राजा कुलोथंगा चोला और उनके पुत्र राज राजा चोला को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। विजय के प्रतीक रूप में पांड्यन राजवंश की ओर से 3 ऐसे सिक्के चलाए गए हैं जिन पर ब्राह्मी लिपि में या तो सुंदरा या फिर सु या फिर सुंदरा पांड्या अंकित किया गया था। इन सिक्कों के पीछे की तरफ एक तमिल योद्धा का चित्र भी बनाया गया था। इसी जीत को और भी यादगार बनाने के लिए एक सिक्का और बाजार में आया, जिस पर सोनाडु गोंडन यानी चोलों को जीतने वाला लिखवाया गया। माना जाता है कि 1216 एडी से 1238 एडी तक शासन करने वाले मरावर्मन सुंदर पंड्या भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और शैव संप्रदाय के सदस्य थे। ये बात उनके सिक्कों में भी दिखती है। उनके कुछ सिक्कों में शिव के त्रिशूल और उनके माथे पर विराजमान अर्धचंद्र के चित्र भी नजर आते हैं। प्रारंभ से अंत तक पांड्यन काल के ज्यादातर सिक्कों में एक बात समान रही। इस दौर में सोने और चांदी के सिक्कों पर सिक्कों का विवरण संस्कृत या ब्राह्मी में लिखा जाता था और तांबे के सिक्कों पर जानकारियां तमिल में लिखी जाती थी। कुछ विशेषज्ञ इसका कारण ये भी मानते हैं कि उस समय राज्य में तमिल आम बोलचाल की भाषा थी और छोटे सिक्कों पर लिखे मूल्य आसानी से सभी के समझ में आ जाते थे।
1238 में मरावर्मन सुंदर पंड्या के निधन के बाद चोला राजाओं और पांड्यन राजाओं के बीच गद्दी को लेकर संघर्ष होते रहे। वैसे यहाँ एक सिक्के का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है, जिसे राजा वीरा पांड्या चतुर्थ का सिक्का माना जाता है और जिस पर आगे की ओर एक बैल का चित्र है और नागरी भाषा में चतुर्थ लिखा है। इस सिक्के के पीछे की ओर एक मशाल के साथ एक योद्धा खड़ा है, जैसे कि बहुत सारे चोला राजाओं के सिक्के पर भी होता था। ये सिक्का प्रतीक है चोला और पांड्यन राजाओं के बीच हुए समझौते का, जिसने पांड्यन चोला वंश की परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया था। 1327 में वीर पांड्या चतुर्थ के समय इस वंश के शासनकाल में भारत की राजनीति और युद्ध नीति में बड़े परिवर्तन आ रहे थे। दिल्ली के सिंहासन पर सत्ता परिवर्तन की आहट शुरू हो चुकी थी और दक्षिण भारत के कई बंदरगाह यूरोपियन शक्तियों की निगाह में आ चुके थे। इन बदलते हुए हालातों का दबाव पांड्यन राजवंश झेल नहीं पाया और 1345 में इस राजवंश का सूर्य अस्त हो गया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.